नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। देश के तमाम हिस्सों की ही तरह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कृषि के प्रति किसानों का रुझान कम हुआ है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि खेती में फायदा लगातार घटता जा रहा है। वहीं किसान खेतों में इसी उम्मीद से पसीना बहाता है कि उसे उपज का बेहतर मूल्य मिले। सरकारी स्तर पर भी किसान हित के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अब भी किसानों को इनका पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। उचित बाजार न मिलने से फसल का उचित मूल्य मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि किसानों का खेती से मोहभंग होने लगा है। बेसहारा पशु व बंदरों के कारण कई स्थानों पर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। यह स्थिति सुखद है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद राज्य में कृषि क्षेत्र बढ़ा है। जिन लोगों ने किचन गार्डन लगाने छोड़ दिए थे, उन्होंने इस बार कई तरह की सब्जियां उगाने की तैयारी की है। अन्य राज्यों से घर लौटे लोगों ने भी खेतों में फिर से फसल बिजाई की है। यही कारण है कि इस बार गर्मियों में सब्जियों के दाम में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। हालांकि बरसात आने के साथ ही सब्जियों के दाम में तेजी का रुख दिख रहा है। अधिक बरसात के कारण सब्जियां पूरी तरह तैयार नहीं हो पाती हैं। मांग अधिक व आपूर्ति कम होने से दाम में उछाल आना स्वाभाविक है, लेकिन किसानों को उस अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा जितना व्यापारी कमाते हैं। इस बीच चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने मंडी के सुंदरनगर में कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पार्क बनाए जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले और अधिक फसल होने पर वह खराब ना हो, इस पर भी काम किया जाएगा। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सेंटर खोलने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं बनाने से लोगों का झुकाव खेती बाड़ी के प्रति बढ़ेगा। यह भी सुखद है कि लोग अब जैविक फसलों को अहमियत दे रहे हैं। सरकार भी जैविक फसलों को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों को अपनी उपज का लाभ मिलेगा। जब किसानों को उपज के बेहतर मूल्य से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो संभव है कि किसान अन्य कार्य नहीं अपनाएंगे और दूसरे राज्यों में नौकरी
के लिए भी नहीं भटकेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना सरकार के लिए शायद मुश्किल काम होता गया है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे सरकार को शर्मसार और विपक्ष के हमलों का शिकार होना पड़ता है। लखीमपुर खीरी में 3 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है। लखीमपुर में पिछले 20 दिनों में बलात्कार और हत्या की यह तीसरी घटना है। जाहिर है पिछली घटनाओं में पुलिस कार्रवाई से अपराधियों ने कोई सबक नहीं लिया, उनके मन में कोई भय नहीं पैदा हुआ। समाज में पनपती ऐसी विकृति तो चिंता का विषय है ही कि 3 साल की अबोध बच्ची को भी कुंठित अपनी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आते। पर यह कम चिंता की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। वे खुलेआम सड़क पर हथियार लहराते निकलते हैं और दिन दहाड़े किसी की हत्या करके फरार हो जाते हैं। कोई बच्ची अपना परीक्षा फॉर्म भरने घर से बाहर निकलती है और अपराधी उसे अगवा करके उसका बलात्कार और फिर हत्या कर देते हैं। ऐसे असुरक्षा भरे माहौल की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? स्वाभाविक ही इन घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली थी तो बढ़ चढ़कर उसे अपराध मुक्त बनाने का दावा किया था। उन्होंने बार बार दोहराया है कि अब इस प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब या तो उनकी जगह जेल में है या फिर वे प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, मगर ऐसा कतई नहीं हुआ। शुरू के दिनों में वे आपराधिक घटनाओं का दोष पिछली सरकार के पाले हुए गुंडों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से कुछ हद तक मुक्त होने की कोशिश करते रहे। पर अब करीब 3 साल बीत जाने के बावजूद प्रशासन उन अपराधियों पर काबू नहीं पा सका है तो उसके कामकाज के तरीके पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि प्रशासन को अपराधियों पर अंकुश कसने के तरीके नहीं पता हैं या वह ठान ले तो अपराध खत्म नहीं कर सकती। लखीमपुर खीरी की ताज़ा घटना में पुलिस ने 4 टीमें गठित कर आरोपी को पकड़ लिया है। विकास दुबे के मामले में जब पुलिस ने तय कर लिया कि उसे मारना है तो उसने वह कर दिखाया। बेशक उसकी उस कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल उठे, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध अपराध पनपता रह सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू न पाए जा पाने के पीछे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अनेक मामलों से स्पष्ट है कि बहुत सारे अपराधियों के सत्ता पक्ष और बड़े अधिकारियों से नज़दीकी रही है। जब सत्ता पक्ष खुद अपराधियों के प्रति लचीला या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा
तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से परहेज करेगा ही। अपराध रोकने के लिए पुलिस को मुक्त हस्त करना पड़ेगा। अपराधियों के प्रति लगाव त्यागना पड़ेगा। सिर्फ चिन्हित करके उनमें खौफ नहीं पैदा किया जा सकता कि किस अपराधी की नज़दीकी किस राजनीतिक दल से है। अपराधी किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, वे अपने स्वार्थ और संरक्षण के लिए पार्टी बदल लिया करते हैं। इसलिए अगर योगी सरकार सचमुच प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहती है तो उसे पुलिस के बंधे हाथ खोलने पड़ेंगे और उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए जारी सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ताओं का अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है और ऐसे आसार भी नज़र नहीं आ रहे कि आने वाले दिनों में वार्ता किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जाहिर है चीन चाहता ही नहीं है कि सीमा पर किसी तरह की शांति बहाली हो, बल्कि जिस तरह से उसकी हमलावर गतिविधियां बढ़ी हैं और भारत के प्रति जो आक्रामक रुख अपना रखा है, उससे साफ है कि वह अब बड़े टकराव की तैयारी में है। इसलिए वह बार बार भारत को उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन अब भारत ने चीन को लेकर जो सख्त रुख दिखाया है, उससे यह साफ हो गया है कि चीन को उसकी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने चीन को एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि शांति बहाली तभी संभव है जब चीनी सैनिक पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक सीमा पर 5 मई से पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक शांति बहाली की दिशा में बढ़ पाना संभव नहीं है। सच्चाई तो यही है कि चीन ने यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई करते हुए ताज़ा विवाद को जन्म दिया है। इसलिए जब तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक गतिरोध दूर करने की दिशा में प्रगति की कोई उम्मीद नहीं है। भारत ने कड़े रुख से साफ है कि वह अब चीन की किसी रणनीति के दबाव में नहीं आने वाला। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत की स्थिति अब 1962 वाली नहीं है। अब चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। चीन की तरह भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। रक्षा सेवाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत हाल में संकेत दे भी चुके हैं कि अगर चीन बातचीत से नहीं माना तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष का ताज़ा दौरा मजबूत सैन्य तैयारियों का संकेत है। अब ज़्यादा बड़ा खतरा इसलिए भी है कि चीन और पाकिस्तान दोनों कभी भी एक साथ भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि भारत चीन और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि का करारा जवाब दे। इस वक्त दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। चीन खुद भी इस समस्या से घिरा है। ऐसे में भी अगर वह
पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को बढ़ा रहा है तो साफ है कि वह दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें विवादित बनाने और अपनी सीमाओं का विस्तार करने की रणनीति पर चल रहा है। बेहतर होता इस वक्त चीन ऐसे सीमा विवादों के बजाय मानवीय रुख दिखाता, लेकिन उसे यह संकट एक बड़े अवसर के रूप में दिख रहा है। भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पहले उसे पीछे हटना होगा, लेकिन चीन इस बात पर अड़ा है कि वह फिंगर 4 क्षेत्र से अब तभी हटेगा जब भारत भी समान दूरी तक पीछे हटे। सवाल है कि अपने ही इलाके में आखिर भारत क्यों पीछे हटेगा? चीन को भारत के सख्त रुख का अर्थ समझने की जरूरत है। स्टॉप।